मैंने तो भी देखा। हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहे थे? सर जो पहाड़ी इलाके में इसीलिए बनाते हैं क्योंकि ज्यादातर नदियां पहाड़ से ही निकलती हैं, और मैदानी क्षेत्र में आके वो समतल हो जाती है। मैदानी क्षेत्र में उतना खतरा नहीं रहता पानी के कम होने या बढ़ने से, पहाड़ी इलाके में ज्यादा रहता है, इसीलिए पहाड़ वहाँ के नहीं स्लोपिंग ये होगा ना मतलब। एकदम, नहीं ये प्रेशर से ज्यादा होता है। नहीं, ये ज्यादा नहीं है। मेन ये डैम का पर्पस क्या है, स्टोर करना। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए थोड़ा एक फॉन्डिंग टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए ना, वो जनरली माउंटेनियस रीजन में ज्यादा होता है, क्योंकि माउंटेन सर आप फॉन्ट, नेचुरल सर फॉन्ट जनरली जो होता है वो जनरली माउंटेन रीजन में ज्यादा मिलता है, इसलिए सर ज्यादा वाटर वाटर स्टोर को कर जब भी सकते हैं। जब भी वाटर को स्टोर किया जाता है उसके चारों तरफ बैरियर रहना चाहिए, एक टैंक का हाँ स्ट्रक्चर रहना हाँ, चाहिए। वो वो टैंक तो का वो तो स्ट्रक्चर हम हाँ वो वो कंक्रीटिंग से हम मैदानी क्षेत्र में नहीं बना सकते, वो ज़्यादा खर्चीला होगा। लेकिन राइट, हम एकदम हिली राइट, बिल्कुल एरियाज में बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हिली एरियाज में पहले से ही पहाड़ रहता है, वो बैरियर का काम करता है, धीरे काम जिससे करता है, हमारा तो बाल इसीलिए कॉस्ट भी कम होता है और आप इफेक्टिवली स्टोर भी हो जाता है, ज़्यादा वाटर हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन वो अगर यस सर। समतल एरिया में अगर हम करेंगे तो ये क्या होगा, सब हर आर्टिफिशियल हर साइड में पूरा का रिजर्व, उसे रिजर्वर कहते हैं, तो रिजर्वर का चारों चारों साइड में हम आर्टिफिशियली टैंक का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर बनाना हाँ, तो कॉस्ट इसीलिए तो ज़्यादा जनरली हम लगेगा। माउंटेनियस रीजन में कहते हैं करते हैं। ओके ओके सर। सर, ओके। ठीक है, इसका ये मेन ये तो एक पॉइंट है, ये ऐसा ऐसा बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि जब भी कोई डैम कंस्ट्रक्ट होता है ना, बहुत सारी रिसर्च होता है, बहुत इन्वेस्टिगेशन होता है, क्योंकि एक डैम साइट सिलेक्शन करने में 1 साल 2 साल 3 साल लग जाता है इंजीनियर को। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कि कभी कभी कोई कोई ऐसा होता है आपने लाइफ में एक डैम बनाने में आपने लाइफ निकल गया है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ओके सर। तो ये थोड़ा 2 दिन का काम नहीं है, ये बहुत ही लंबा समय का काम है, क्योंकि अगर डैम बहुत ही रिस्की है। डैम अगर हम अपने अपने यूटिलाइज के लिए डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे, अगर जैसे कि डैम टूटेगा ना, तो पूरा का पूरा एरिया को पूरा जो भी है सब कुछ इरोशन करके ले चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि डैम टूटना नहीं चाहिए कभी भी। डैम अगर टूटेगा तो डाउन स्ट्रीम में जितना भी सिटी है, जितना भी डेवलपमेंट एक्टिविटी है, सब कुछ को अपने साथ फ्लड करके ले चला जाएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। सर एक चीज, एक सवाल यहाँ से आता है, तो अगर हाँ सर ऐसा है तो अगर हर चीज का, हर स्ट्रक्चर का एक लाइफ होता है, तो सर जब वो स्ट्रक्चर का लाइफ खत्म हो गया, जैसे डैम का हमारा लाइफ खत्म हो गया, तो हम उसे डिसमेंटल कैसे करेंगे? डैम का अभी तक तो डिसमेंटल का कोई किया नहीं है इससे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, मान लो एक डैम का लाइफ मान लो 50 ईयर। ठीक है, तो 50 ईयर में ओके। 50 ईयर के बाद वो डिजाइन लाइफ खत्म हो जाएगा, मतलब 50 ईयर के बाद वो खतरा है, डैम को खतरा है, तब क्या करेंगे, दूसरी डैम कंस्ट्रक्ट कर देंगे उसी के साइड में। ठीक है, सेफ्टी के लिए। प्रेशर कम कर देंगे ताकि उस पे प्रेशर तुम वो कैसे, ज्यादा प्रेशर यूज तो करें। तुम्हारा हाथ में नहीं है, प्रेशर तो पानी के हाथ में है, तुम प्रेशर मतलब कैसे सर कम कर उसके सकते उससे पहले एक डैम कंस्ट्रक्ट करके हो। उससे पहले नहीं, उसके बाद उसके उसके बाद पहले तुम कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले तो वाटर है। अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ। उसके उसका बिल्कुल पीछे है, पीछे तुम उसका डाउन स्ट्रीम साइड में एक और डैम कंस्ट्रक्ट कर लो। उसके बाद उसके बाद ही उसको तुम अगर पहले वाला जो डैम है उसको डिसमेंटल करना चाहते हो तो कर दो, तो आज डाउन स्ट्रीम में कोई तुम्हारा ज़्यादा क्षति भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ओके ओके सर। थोड़ा बहुत ये एक ऑप्शन है, ये भी तुम कर सकते हो, और भी बहुत सारी ऑप्शन है। ठीक है, जो जिस साइड के लिए, जिस डैम के लिए जो सही लगेगा वही तुम करो, है ना। तो जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डैम एक्चुअली अभी तक तो ऐसा केस नहीं आया, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रहा है ना, ये तो जनरली लेट 1950 और अगर हम फॉरेन में जाएंगे तो 1900 से बाद में हो रहा है सब कुछ। ठीक है, क्योंकि ओके ऐसा तो सर। नहीं है 500 साल पहले डैम था, ऐसा कुछ तो है नहीं ना। सब कुछ हाँ सर 50 ईयर हाँ, 60 ईयर के नजदीकी हो रहा है। पहले से स्टार्ट हुआ है। हाँ, स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए ऐसा कोई अभी तक सिचुएशन आया नहीं जिस डैम को डिसमेंटल करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा केस आया है डैम टूट चुका है, क्योंकि फॉरेन में ऐसा ऐसा बहुत हाँ सारी सर काफी केस सारा है। आया है। डैम टूट चुका है, ऐसा केस है, लेकिन डैम को डिसमेंटल करना पड़ करके डैम का डिजाइन खत्म हो गया, उसके लिए कोई ऐसा कुछ आया नहीं अभी। ठीक है, एक साल, 1 या 2 साल पहले सर बिहार में ही बांध टूटा था। बिहार में, हाँ बिहार में बारिश आ गया था, एक साल पहले शायद, कोरोना आने से थोड़ा बहुत बहुत पहले शायद।
हाँ सर, 5 टूटा था बिहार में। तो ऐसा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर पानी के, क्योंकि पानी इज ए सर नेचुरल एलिमेंट, ठीक है। हाँ बोलो। सर जैसे जो डैम का प्रोजेक्ट होता है ना सर, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ये। हाँ और वो तो इसमें जैसे गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है तो सर वो बहुत ज़्यादा एक्वायर करती है, ताकि इतने साल तक अगर कुछ हो उल्टा सीधा तो खतरा ना हो, ना ही वहाँ के हैबिटेट को, ना ही जानवर को, ना ही लैंड को। हाँ हाँ। लेकिन सब तो बहुत सर ये सारे, जो होता है कंस्ट्रक्शन, मैं बीआरओ जो बोर्ड होता है वो एक करता है मिनट मैं ना। उसका आंसर देता हूँ। ओके तुमने सर। जो बोला है, जो ये जो डैम एक्वायर करते हैं, सही है। गवर्नमेंट तो एक्वायर करके रख देते हैं, तो लोगों क्या करता है गवर्नमेंट का, लोग अगर मान लो एक डैम का डाउन स्ट्रीम साइड में बहुत सारे लैंड एक्वायर कर रखा है, और गवर्नमेंट ने कर दिया ये हमारा जमीन है, तो लोग लोग क्या कर गए, इसी इसकी वजह से लोग तो नहीं रुक सकते ना, कोई बाहर से अगर लोग वहाँ पर बढ़ जाता है, कॉलोनी बना लेता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रिस्की तो है, तो लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को कोई ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट तो पहले बोल दिया था, लेकिन वो अपने जो वहाँ पर जो भी लोग हैं उसका तो ऊपर रिस्क आ जाता है ना, जो अनऑथोराइज है, जो भी जमीन है। बहुत सारी तुम देखोगे ऐसे बहुत सारी जमीन है नदी के आसपास, एक्चुअली सारा लोग क्या होता है नदी के आसपास ही रहना चाहता है। तो अगर वो ऑथोराइज हो, रजिस्टर हो या नॉन रजिस्टर हो, ऑथोराइज हो या अनऑथोराइज हो, तो बहुत ऐसे बहुत सारे तुमको गांव मिलते होगा जिसका कोई ऑथोराइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो गवर्नमेंट का संपत्ति है, लेकिन वो अपने लोग अपने यूज कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारी कॉलोनी मिल जाएगा, बहुत सारे गांव मिल जाएगा, तो उसको सेफ्टी के लिए तो ध्यान में रखना होगा ना। ऐसा तो नहीं कर सकते ये हमारा ऑर्डर नहीं मान रहा है, ऑर्डर नहीं मान के वो वहाँ पर बस गया, हम उसे डैम का पानी से उड़ा देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ह्यूमिडिटी का सवाल आ जाता है। क्लियर। इसीलिए डैम यस को सर, यस सर। इफेक्टिवली यस सर। कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ बोलो, और तुम क्या बोलना चाहते हो? कुछ बोल रहा है कोई? आगे सर सर पढ़ाइए। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम पूछ रहा था एक लड़का। अच्छा ठीक है। सर मैं वो कह रहा था जो होता है डैम का जो प्रोजेक्ट होता है, ये जो बीआर होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वही करता है ना ये सारे काम। नहीं 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 एनटीपी नहीं एनएचपीसी शायद। नहीं नहीं, वो एक्चुअल एनएचपीसी करवाता है। नहीं, बीआरओ क्या करता है? वो बीआरओ जो बॉर्डर, बीआरओ बॉर्डर पे रोड बनवाता है। हाँ बॉर्डर पे रोड बनाता है, अगर एनएचपीसी बॉर्डर में कोई ये कर दे। एनएचपीसी शायद। फर्क का बैर से प्रोजेक्ट था नहीं, किसमें था? हाँ फराक्का बॉर्डर तो बॉर्डर में है ना, बांग्लादेश बॉर्डर में है, ठीक है। बॉर्डर पे तो जो भी कंस्ट्रक्शन होता है वो बीआरओ कराता है। तो एक्चुअली वो उसका पर्पस भी देखना पड़ेगा। अगर मान लो कोई कई जगह पे डैम हो रहा है, उसका पर्पस क्या है, अगर वह वह डेवलपमेंट का एक्टिविटी है, क्योंकि अब इंडिया के अंदर तो बहुत सारे डैम है, हर एक स्टेट में अलग अलग डैम है, तो स्टेट गवर्नमेंट जब कोई इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट देगा। एक्चुअली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट किसी को कॉन्ट्रैक्ट देगा, उसके बाद वो बनाएगा, हम किस पर्पस के लिए है उसके लिए डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली डैम का जो मैक्सिमम मैक्सिमम सारा का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ही निकालती है, क्योंकि डैम एक्चुअली लोगों का वहाँ पर जो लाइफ स्टाइल है, जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये है हमारा रिवर ट्रेनिंग वर्क कैसे है, क्यों हम रिवर को ट्रेन करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में तो हम डिस्कशन हम कर ही चुका है, इसके बारे में जो भी पॉइंट है मैंने लिख दिया। अब देखते हैं क्या क्या हम रिवर ट्रेनिंग के कौन सी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी मेथड हम एडॉप्ट कर सकते हैं रिवर को ट्रेन करने के लिए। 1 मिनट रह गया, उसके बाद दोबारा ज्वाइन हो जाना, ठीक है। 1 मिनट के बाद सेशन खत्म हो जाएगा। और एक है और एक मेन यहाँ पर बोलना है, जो रिवर ट्रेनिंग को करने के लिए, रिवर ट्रेनिंग करने के लिए मान लो कई जगह पे तुम बैरेज कंस्ट्रक्ट कर रही हो, बैरेज या ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रही हो, तो कुछ साल बाद अगर रिवर का वहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज हो गया, दूसरी जगह पे रिवर फ्लो रहा है, तो बैरेज का कोई मतलब रहेगा कि नहीं रहेगा। मान लो कोई कोई रिवर के ऊपर तुम एक बैरेज कंस्ट्रक्ट कर चुके हो, ठीक है। अगर कुछ साल बाद ऐसा हुआ है जो रिवर का जो पाथ है, रिवर अपने पाथ ही चेंज कर दिया, दूसरी जगह पे फ्लो हो रहा है, तो उस जो बैरेज का कंस्ट्रक्ट किया उसका कोई मतलब रह किया गया नहीं रहेगा। तो उसका क्या मतलब? कुछ नहीं भी तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हमको नहीं।
रिवर कोई जगह पे अगर हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो उसके लिए रिवर को कंट्रोल करना पड़ता है, रिवर को फोर्स करना पड़ता है, जो रिवर जिस जहाँ पे बैरेज कंस्ट्रक्ट कर चुके उसी से फ्लो होगा। रिवर कोर्स चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं करेगा। ये जो कोर्स चेंज मतलब करना बैरेज की बात है, डायरेक्शन में जाए ना रिवर। हाँ रिवर अगर अपना पाथ नहीं चेंज करेंगे, रिवर अपना पाथ नहीं चेंज करेंगे, इसलिए इसको कहते हैं आउट प्लैंकिंग ऑफ रिवर। ठीक है, आउट प्लैंकिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आउट प्लैंकिंग को रोकने ओके के लिए हम रिवर को ट्रेन करते हैं, रिवर को कंट्रोल करते हैं, रिवर को स्टेबल करते हैं। ठीक है, या कॉन्फाइन कर देते हैं, इस एरिया जहाँ पे रिवर बैरेज बन रहा है या ब्रिज बन रहा है उसी से फ्लो होगा। ठीक है, तो ये इसका भी ये मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है रिवर को ट्रेन करने के। अब देखते हैं कौन सी मेथड हम कर सकते हैं। पहले बात है, एक इम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसे लेवी भी कहते हैं कभी कभी, मार्जिनल इम्बैंकमेंट और लेवी। उसके बाद गाइड बैंक। ठीक है, उसके बाद स्पार, बहुत सारे स्पार कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, हर जो भी जहाँ पे भी डैम रहेगा, ठीक है, सॉरी मार्जिनल एम्बैंकमेंट रहेगा उसमें स्पार कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल काट ऑफ और पीच आइसलैंड, ये सारा हम मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं रिवर को ट्रेन करने के लिए। तो ये हर एक मेथड क्या क्या है। एम्बैंकमेंट क्या है, एम्बैंकमेंट जनरली हम फ्लड को रोकने के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। नदी का जो दो बैंक है पैरेलल टू द रिवर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, जनरली मैक्सिमम 8 दिन होता है, 8 दिन के साथ प्रॉपर स्टोन पीसिंग करके हम एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये जनरली यूज होता है जनरली फ्लड को रोकने के लिए। ठीक है, ये है हमारा जो क्रॉस सेक्शन है डैम का। इसी टाइप का ट्रापीजियल सेक्शन होता है, यहाँ पर स्टोन पीसिंग कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सीपेज लाइन अगर बाहर आएगा तो थोड़ा क्या हो जाएगा, पाइपिंग हो जाएगी। ठीक है, तो पाइपिंग को रोकने के लिए इसको हम फिल्टर एरिया देते हैं। और जैसा कि हम जो टॉप सीपेज लाइन है, जिसे पीएटी लाइन कहते हैं, उसको हम विद इन द डैम सेक्शन, विद इन द एम्बैंकमेंट सेक्शन में रखेंगे। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारी फ्लड सेक्शन है। चैनल, फ्लड प्लेन क्या है? हाँ, फ्लड प्लेन क्या है? सुना ही नहीं दे रहा है। फ्लड प्लेन क्या है? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। सर फ्लड प्लेन कह रहा वो। फ्लड प्लेन तो अभी भी बताया, फ्लड प्लेन। मैं नहीं था, मैं लेट से ज्वाइन हुआ था। अरे पहले का सीजन में बता रहा था ना, जो प्लेन एरिया में रिवर फ्लो होता है ना, उसे फ्लड प्लेन कहते हैं। ठीक है, जिस प्लेन एरिया में फ्लड इफेक्टेड होता है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है या लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है, ऊपर से देखोगे तो इसी टाइप का एम्बैंकमेंट देखने को मिलेगा। ये जनरली पैरेलल टू रिवर फ्लो होता है। और अगर लाइन डायग्राम देखोगे तो इसी टाइप का लाइन डायग्राम आएगा। ठीक है, ये रिवर का दो साइड में, दो बैंक में हम एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो छोटा छोटा गोल गोल देख रहा है, ये स्पार है। बहुत सारे स्पार हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्पार देखा है, कोई गया है स्पार में? ठीक है, तो यह है एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट जनरली दो टाइप का होता है, एक है मार्जिनल एम्बैंकमेंट और एक होता है रिटायर्ड एम्बैंकमेंट। ठीक है, दोनों। तो मार्जिनल एम्बैंकमेंट क्या है, जो जनरली रिवर का साइड में क्लोज टू रिवर बैंक पर क्लोज में, ये ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है। ये रिटायर एम्बैंकमेंट क्या होता है, रिवर से बहुत थोड़ा डिस्टेंस में कंस्ट्रक्ट करते हैं। और मार्जिनल एम्बैंकमेंट रिवर का नजदीक, रिवर ओरिजिनल रिवर बैंक है, रिवर बैंक पर बिल्कुल पास में ही है। ठीक है, पास में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये दोनों अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है दोनों में। इसका जनरली हाइट, टॉप वुड जनरली 2.5 to 10 मीटर के आसपास होता है। फीबोर्ड जनरली 0.3 to 1.5 मीटर फीबोर्ड देते हैं। और साइड का जो स्लोप है, ट्रापीजोइडल का जो स्लोप है, वो 2:1 to 5:1 ऐसे करके हम देते हैं। ठीक है, ये हम एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा देख लेना, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद रिटायर्ड एम्बैंकमेंट, जो थोड़ा डिस्टेंस में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, पैरेलल टू रिवर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं डिस्टेंस में। ठीक है,
ये हो गया हमारा एम्बैंकमेंट, ठीक है। तो एम्बैंकमेंट करने से हमारा क्या होता है, बहुत सारी एडवांटेज होता है। एक है फ्लड को रोक देते हैं। दूसरी बात है जो फ्लड प्लेन में क्या होता है, रिवर थोड़ा वाइड हो जाता है, तो रिवर और बिलोसिटी कम हो जाता है रिवर वाइड हो जाएगा तो रिवर में जो वाटर फ्लो होता है उसका बिलोसिटी कम हो जाएगा, और बिलोसिटी कम हो जाए सिल्टिंग हो जाएगा। सिल्टिंग हो जाने से रिवर का डिपोजिट सेडिमेंट डिपोजिट हो जाएगा। सेडिमेंट डिपोजिट हो जाएगा तो रिवर का जो बेड लेवल है थोड़ा ऊपर आ जाएगा और फ्लड का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। फ्लड प्लेन ऊपर आ जाएगा बहुत, ठीक है। तो उसके अगर हम एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या करेगा, रिवर का जो क्रॉस सेक्शन है वो थोड़ा डिफाइंड रहेगा और थोड़ा कम रहेगा। अगर क्रॉस सेक्शन कम रहेगा तो रिवर का जो वाटर फ्लो वेलोसिटी है वो फ्लो वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर फ्लो वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा तो सेडिमेंटेशन नहीं हो पाएगा। सेडिमेंटेशन नहीं हो पाएगा तो रिवर बेड ऊपर आने का कोई चांसेस नहीं है। इसलिए फ्लड प्लेन थोड़ा सेम लेवल पे रहता है, ठीक है, और सिल्टिंग का प्रॉब्लम नहीं रहता, इफेक्टिव डिस्पोजल होता है, ठीक है। ये है, ये ऑब्जेक्टिव है, और भी छोटा छोटा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये होगा एम्बैंकमेंट। क्लियर सबको? यस सर। उसके बाद आते हैं गाइड बैंक, ठीक है। तो गाइड बैंक जनरली हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के जैसे कि बैरेज, ब्रिज और डैम, ये सारा जब कंस्ट्रक्ट करेंगे ना तब गाइड बैंक कंस्ट्रक्ट करेंगे। गाइड बैंक रिवर को गाइड करेगा, उसी में आउट प्लैंकिंग होने से रोकेगा। आउट प्लैंकिंग मतलब रिवर अगर पाथ चेंज कर देगा तो ये बैरेज का कोई मतलब नहीं है, इसलिए रिवर पाथ चेंज ना करे, इसलिए हम गाइड बैंक कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। रिवर को गाइड करेगा, तो जहाँ पे बैरेज कंस्ट्रक्ट हो रहा है और जहाँ पे ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा है और जहाँ पे वियर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, रिवर से उसी पाथ से फ्लो होगा, ठीक है। इसीलिए हम ये गाइड बैंक कंस्ट्रक्ट करते हैं। गाइड बैंक का ये सेम है, ये ट्रापेजोइडल सेक्शन है, इसी टाइप का सेक्शन है, लेकिन ये थोड़ा हेवी सेक्शन है। कभी कभी रेनफोर्समेंट भी यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे रिवर हाई वेलोसिटी में फ्लो होता है और थोड़ा इरोशन का प्रॉब्लम रहता है। अगर इरोशन का प्रॉब्लम अगर नहीं रहा, इसीलिए कभी कभी तो कंक्रीटिंग कर देता है, ठीक है। कंक्रीटिंग अगर नहीं करेगा तो स्टोन पीसिंग कर देगा, ठीक है, इरोशन को रोकने के लिए। ये हेवी सेक्शन है, ठीक है, क्योंकि हाई वेलोसिटी में अगर वाटर फ्लो होगा तो ट्रीमेंडस इरोशन होगा। ट्रीमेंडस इरोशन को रोकने के लिए ये गाइड बैंक, ठीक है। ओके सर। और भी है, गाइड बैंक का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है। क्या है, एक तो आउट फ्लैंकिंग होने से रोक देगा। उसके बाद अगर मान लो कोई कैनल कंस्ट्रक्ट करना है, कैनल का हेड में एक कैनल हेड रेगुलेटर बैठाते हैं वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। इरिगेशन जब कैनल इरिगेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जनरली बैरेज व ब्रिज का अपस्ट्रीम साइड से निकलते हैं, तो जहाँ पे गाइड बैंक होता है, तो गाइड बैंक थोड़ा उस जो कैनल हेड रेगुलेटर हम बैठाते हैं ना, उसको बैठाने में भी काम आता है गाइड बैंक। तो गाइड बैंक नहीं होते ऐसे हम नहीं बैठ कि नदी का जो बैंक है, बैंक में अगर कोई गाइड बैंक नहीं है, ऐसे बैंक में अगर बैठा देंगे तो हेड रेगुलेटर 2 दिन में खराब हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। इसलिए हेड रेगुलेटर बैठाने से पहले आपको गाइड बैंक बैठाना जरूरी है। गाइड बैंक एम्बैंकमेंट नथिंग बट एम्बैंकमेंट, लेकिन वो हाईली रिइंफोर्स्ड है और हाई प्रिसिशन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा इसी शेप में आता है, ये जो शेप है थोड़ा या अप स्ट्रीम में थोड़ा लेंथ ज़्यादा होता है और डाउन स्ट्रीम में लेंथ कम होता है, थोड़ा कार्वेचर शेप में। ये रिवर इधर से फ्लो हो रहा है ना, कोई बोल सकता है यहाँ पर जो बैंड दिया हुआ है, ये बैंड क्यों दे रहा है? ये जो अप स्ट्रीम में ये जो बैंड है, सर डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या? नहीं, ये जो थोड़ा बैंड दे रखा है, ये किस काम में आता है? कर्व टाइप हो जाए ना। हाँ, ये तो मिडिल पोर्शन जो है सर वो नदी के फ्लो के कारण अगर सीधा रहेगा तो ये काट देगा सर इसे। नहीं, एक्चुअली वो नहीं, एक्चुअली मैंने कन्वर्ट करना रिवर को, ये तो रिवर को अपने तरफ खींचना है, अपने तरफ खींचेगा रिवर को, ठीक है। और ये जो गाइड मैंने कहा ना, गाइड करेगा, तो ये जो आसपास यहाँ पर जो रिवर वाटर है, रिवर को वाटर थोड़ा गाइड करके कन्वर्ट कर देता है,
ठीक है, कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्स करके अपने पूरा बैरेज के थ्रू फ्लो करेगा, ठीक है, वन टाइप तो ऑफ दोनों तरफ एट्रैक्शन देंगे कर सर, सकते ऊपर नीचे? हैं। हाँ, तो ये ऊपर नीचे दोनों तरफ रहेगा? ऊपर नीचे मतलब यहाँ भी तो है, बी ऊपर, ऊपर नहीं, ये प्लान जैसे एरिया है, बोट। तुम सेक्शन नहीं है, ये प्लान है, ऊपर से देख रहे अच्छा, हो। डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम हेड में रहता है, डाउन स्ट्रीम हेड में अगर आप बताओ डाउन स्ट्रीम हेड में ये बैंड क्यों है, ये तो डाउन स्ट्रीम हेड, ये अप स्ट्रीम हेड है। अप स्ट्रीम में तो काम को रिवर को अपने तरफ कन्वर्स करना है, अपने तरफ अट्रैक्ट करना है, आप मतलब ब्रिज की तरफ, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम हेड में जो थोड़ा ये जो बैंड है, ये किस लिए देते देखो सर जैसे कि ये अपनी तरफ लाता है, इसे वापस जिस फ्लो में आता है उस फ्लो में वापस पहुंचाने के नहीं लिए। नहीं, ये क्रॉस करंट को रोक देगा। ये तो अगर बैंड नहीं देंगे तो यहाँ पर क्रॉस करंट जो होगा, क्योंकि रिवर वाटर तो हाई वेलोसिटी में फ्लो होगा, ये क्रॉस करंट क्या होगा, ये जो एम्बैंकमेंट है, ये जो जहाँ पर यहाँ पर थोड़ा जो भी स्ट्रक्चर हमने बनाया वो थोड़ा डैमेज कर देगा उसको, क्रॉस करंट, ठीक है। तो क्रॉस करंट को रोकने के लिए ये थोड़ा बैंड करके देता है डाउन स्ट्रीम साइड में। और सर ये शैंक क्यों प्रोवाइडेड है? शैंक, ये स्टेप पोर्शन को शैंक करते हैं ना, शैंक तो थोड़ा गाइड सर ये करेगा। एल ऑफ ब्रिज क्या है? वो एल क्या चीज है? एल एल कहाँ पे टाइप, देखे, एल कहाँ पे देखे, वो ऑफ ब्रिज जो लिखा है वो ऊपर, साइन है, वो साइन है, वो कुछ नहीं। क्या साइन है? लॉन्जिट्यूडिनल डोरल। सेक्शन, लॉन्जिट्यूड लेंथ ऑफ बैरेज करते हैं, बस लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ बैरेज अच्छा, करते हैं। ये दोनों पोर्शन है बैरेज। ये जो सेक्शन बना हुआ है, हाँ, स्टोन एप्रन जो बना हुआ है, परमानेंट बैंक रिवर बैंक है, उसे थोड़ा सा दूर क्यों बनाया गया? रिवर स्टोन एप्रॉन, ठीक है, ये है, बना गया है रिवर बैंक में, बनाया गया है, ठीक है। या इसी को तो गाइड बैंक कहते हैं ना। परमानेंट रिवर बैंक से आगे की तरफ बनाया। अच्छा, परमानेंट रिवर बैंक, ठीक है। एक्चुअली ये कहता है हम ये करता है जितना हो सके ना रिवर का विड्थ को कम करना है। अगर रिवर विड्थ कम करूंगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कम हो जाएगा ना। इसीलिए जितना हो सके हम एक्चुअल रिवर बैंक से हम थोड़ा अंदर जाकर ये जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, और परमानेंट रिवर बैंक को थोड़ा हम एक अप्रोच एम्बैंकमेंट के जरिए जोड़ देते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस द विड्थ ऑफ द बैरेज। क्योंकि ज्यादा अगर एक बैरेज करना है तो बहुत सारे पैसे खर्च होता है, तो जितना हो सके हम रिवर का विड्थ को हम छोटा करेंगे। छोटा करने से लेंथ ऑफ द ब्रिज कम छोटा हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कम हो जाएगा। तो जितना हो सके हम कर सकते हैं, ठीक है। समझ गया सर, समझ गया। ये होगा गाइड बैंक, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख दिया है, एक बार पढ़ लेना बस हो जाएगा। उसके बाद स्पार, आप बताओ स्पार में कोई गए हो घूमने के लिए? स्पार, हाँ, स्पार में तुम लोग गए ही हो, ठीक है। इसी टाइप का स्पार होता है। रिवर ये जो मेन एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट का परपेंडिकुलर में ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फ्लो होता है टुवर्ड्स द रिवर, ठीक है। क्योंकि तुम अगर ये जो स्पार है, स्पार के ऊपर चढ़ के नदी के मिडिल तक भी तुम जा सकते हो। कई स्पार में नदी का मिडिल तक भी ले जाता है, ठीक है। जैसे कि तुम समुद्र में, मुंबई में तुम जाओगे तो बहुत सारी स्पार तुम देखने को मिलेगा सिटी में, ये इसी टाइप में। मतलब कि उसका वो नारा है, वहां से वो ब्रिज टाइप में बना होता है छोटा हाँ, सा। हाँ, मतलब कि इससे रिवर का जो किनारा होता है, वहां से उसके रिवर के अंदर की तरफ जाने वाला ब्रिज सा बना होता है, उसे कहते हैं। हमारा आवाज नहीं आ रहा है, सुनाई मुझे, ठीक है। तो ये जनरली परपेंडिकुलर टू द एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, ये जनरली, ठीक है। तो रिवर के टुवर्ड द रिवर, ये पैरेलल टू द बैरेज कंस्ट्रक्ट होता है जनरली। एम्बैंकमेंट पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू द बैरेज, और ये जो हमारा जो स्पार है ये पैरेलल टू द बैरेज कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। रिवर बैंक से तुम इसके ऊपर स्पार के ऊपर चढ़ के एकदम रिवर का मिडिल ऑफ रिवर तुम पहुंच सकते हो, ठीक है। इसका क्या पर्पस है,
ये भी हेवीली इम्पोर्ट्स है, ये भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि वाटर अगर मान लो कोई ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कोई स्ट्रक्चर बना रहा है हो, तो ये बेसिकली एम्बैंकमेंट टाइप ही है, ठीक है। तो तब उसका पूरे एरिया में स्टोन पीसिंग कर देते हैं, कभी कभी कॉम्पीटिंग भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हाई ट्रिमेंडस प्रेशर में इरोशन होगा, तो हाई वेलोसिटी में वाटर फ्लो होगा। ये जो माउथ पोर्शन है ना, ये जो स्पर का जो माउथ पोर्शन है, उसमें तो बहुत हाई वेलोसिटी में वाटर फ्लो होगा। क्या होता है सर? हाँ, इसे बनाने का मेन रीजन क्या होता है? हाँ, मेन रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है स्पर होता है, ये इसका बनाने का मेन रीजन ये है, ये एम्बैंकमेंट को थोड़ा सेफ्टी देगा। अगर मान लो विदाउट तुम कोई एम्बैंकमेंट बना रहे हो, ठीक है, एम्बैंकमेंट को सेफ्टी के लिए यूज होता है। अगर तुम एम्बैंकमेंट का साथ ये भी बहुत सारी तुम थोड़ा स्पेसिंग में, मान लो 1 किलोमीटर स्पेसिंग में बहुत सारी तुम स्पर कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, तो थोड़ा मैक्सिमम जो वाटर वेलोसिटी है वो स्पर का जो माउथ है, माउथ के बाहर रहेगा। तो थोड़ा इसी टाइप का ये जो फिगर में देख रहे हो ना, इस फिगर में तुम देखो, मान लो ये एक स्पर है, ये स्पर है, ये स्पर है, और इधर इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है। तो ये मान लो ये एक एम्बैंकमेंट बैंक है, तो जब वाटर फ्लो होगा तो वाटर क्या करेगा, ये जो माउथ पोर्शन ऑफ द स्पर है, माउथ पोर्शन ऑफ स्पर के ऊपर थोड़ा टक्कर खाएगा, टक्कर खाकर उसके बाद थोड़ा इस पोर्शन में वाटर फ्लो होगा। टक्कर खाकर यह को जो बाकी का जो एरिया है, इस एरिया में वाटर वेलोसिटी कम हो जाएगा, और जैसे जैसे वो रिवर बैंक का एम्बैंकमेंट का नजदीक आएगा, तो ये वाटर का जो वेलोसिटी है वो स्टिल हो जाएगा, वेलोसिटी बिल्कुल नील हो जाएगा। इसके वजह से क्या होता है, एम्बैंकमेंट इरोशन नहीं होता एम्बैंकमेंट का, ठीक है। तो एम्बैंकमेंट को इरोशन रोकने के लिए ये जनरली यूज होता है, यह मेन पर्पस है, ठीक है। ये प्रिंसिपल समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, तो ये है, या बहुत सारी ये परपेंडिकुलर हो सकता है, थोड़ा एंगल में भी दे सकते हैं, थोड़ा ठीक है। ये बहुत सारी टाइप है, इस टाइप में हम ये सर इंक्लाइंड भी हो जाएगा ये सेकंड में, क्या इंक्लाइंड कैसे बना दें? इंक्लाइन में भी हम दे सकते हैं, इंक्लाइन में देने में कोई तकलीफ नहीं है, कि जिस साइड के तो एंगल बनेगा यहाँ पे कुछ? हाँ, एंगल में भी दे सकते, थोड़ा इंक्लाइन करके आप स्टीम के साथ थोड़ा एंगल 60 डिग्री एंगल में तुम दो, थोड़ा 40 डिग्री एंगल में दो, जैसे जैसे साइड के ऊपर तो एंगल के हिसाब से देना, वो भी देखना पड़ेगा तब तो है। हाँ, वो भी देखना पड़ेगा। तो एक्चुअली में ज्यादातर क्या होता है, हम परपेंडिकुलर दे देते हैं 90 डिग्री एंगल में, रिवर बैंक के साथ एम्बैंकमेंट के साथ 90 डिग्री एंगल में दे देते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम जनरली ओके सर। लेकिन कोई लोकेशन में ऐसा आ सकता है कि थोड़ा एंगल में देना पड़ेगा, साइड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। तो ये इसके ऊपर, और ये जो हर एक पॉइंट है ना, इसके ऊपर डिटेल्स में शॉर्ट नोट बना लेना, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा शॉर्ट नोट, आएगा ही आएगा 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स या 7 मार्क्स या 10 मार्क्स का ज़्यादा। मेनली एम्बैंकमेंट, गाइड बैंक, स्पार, ठीक है, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने ऑलरेडी लिख दिया, तो एक बार देख लेना, बस हो जाएगा। उसके बाद पीस आइलैंड, पीस आइलैंड जैसे कि मान लो कोई आर्टिफिशियल, अगर मान लो कोई नदी का जो रिवर का जो बेड होता है, रिवर बेड में कोई आर्टिफिशियली आइलैंड कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, ठीक है, तो उसी पीस आइलैंड कहता है। जैसे आइलैंड जैसे होता है ना, आइलैंड तो नेचुरली होता है, तो कोई हो सकता है आर्टिफिशियली भी रिवर बेड के ऊपर आइलैंड कंस्ट्रक्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसका आसपास का एरिया में जो आइलैंड का जो साइड है, उस साइड को थोड़ा रेनफोर्स करना पड़ेगा, स्टोन पीसिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज हाई वेलोसिटी में पूरा का पूरा आइलैंड इरोशन होकर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली, ये आइलैंड जनरली किस काम पे आता है, आइलैंड काम पे आता है, थोड़ा जो रिवर का जो मेन फ्लो है वो थोड़ा मिडिल ऑफ द रिवर में रखना है, क्योंकि आइलैंड, हम अगर मान लो कोई रिवर का बिल्कुल बीच में तुम अगर एक आइलैंड कंस्ट्रक्ट करोगे ना, तो आइलैंड का जो सराउंडिंग एरिया है, आइलैंड का जो बिल्कुल नजदीक के जो पाथ है, उसमें ज्यादातर रिवर वाटर ज्यादातर उसी के साइड से फ्लो होगा, ठीक है। आइसलैंड का साइड से ज्यादातर रिवर फ्लो होगा, तो ऐसे करके क्या होता है, मैक्सिमम जो रिवर वाटर है वो मिडिल ऑफ द रिवर के थ्रू फ्लो होगा, रिवर का साइड, बैंक का साइड में नहीं आएगा,
ठीक है, तो ये इसके लिए काम आता है पीस आइलैंड। उसके बाद आर्टिफिशियल काट ऑफ, तो जैसे कि मैंने पहले नेचुरल काट ऑफ बनाया था, मैं बताया था, ऐसे कि कोई आर्टिफिशियल काट ऑफ भी कर सकते हैं। मान लो कोई जगह पे ज़्यादातर मेंडरिंग हो गया, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा एक कैनल कंस्ट्रक्ट कर दो, कैंसर करके, ठीक है। मतलब इस फिगर में अगर हम देखेंगे, ये मान लो ये तो नेचुरल काट ऑफ है। तो मान लो इस जगह पे ये काट ऑफ एरिया है, ठीक है। ये इस दोनों की भी अगर हम एक कैनल कंस्ट्रक्ट कर देंगे ना, तो ये रिवर स्ट्रेट हो जाएगा और बाकी का पोर्शन साइड में रह जाएगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं आर्टिफिशियल काट ऑफ, ठीक है, आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट काट ऑफ। लेकिन जहाँ पर नेचुरली नहीं होता वहाँ पर आर्टिफिशियल करना पड़ेगा। ये ऐसा तो नहीं है हर जगह पे नेचुरली ये जो काट ऑफ होगा, कभी कभी आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द रिवर, ठीक है। मेन, ठीक है। कोई बता सकता है मीएंडरिंग और काट ऑफ के बीच डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीएंडरिंग एंड काट ऑफ? सर मेंडरिंग तो वो होता है, क्या कहते हैं, जो हमारा जो दब वो होता है, जो कर्व होता है, अपोजिट डायरेक्शन का कर्व एक साथ है तो वो मेंडरिंग हो गया। कट ऑफ हो गया सर जब हमारा, वो तो सही है, लेकिन मेन ये है मेंडरिंग की वजह से रिवर का लेंथ बढ़ जाता है और काट ऑफ की वजह से रिवर का लेंथ छोटा हो जाता है, छोटा होता है। ये मेन डिफरेंस है। बाकी तो साइड में और भी बहुत सारी डिफरेंस है, वो तो होएगा ही, लेकिन मेन ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया पीस आइलैंड हो गया, आर्टिफिशियल काट ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट रिवर ट्रेनिंग हुआ। सर मेंडरिंग से क्या बताया था आपने, रिवर की लेंथ इंक्रीज होती है? हाँ, मेंडरिंग जितना ज्यादा मेंडरिंग हुआ रिवर का लेंथ होता है बढ़ जाएगा ना, और कट ऑफ से डिक्रीज हो जाएगा ना। काट ऑफ में क्या होता है, थोड़ा पोर्शन बाद चला जाता है ना, सब स्टक करके रिवर साइड से वो तो चला जाएगा, तो थोड़ा रिवर का लेंथ थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल काट ऑफ हम इसीलिए थोड़ा रिवर का लेंथ छोटा करने के लिए हम ये आर्टिफिशियल काट ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोई बैरेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल काट ऑफ करना जरूरी है। मान लो कोई जगह तुम बैरेज कंस्ट्रक्ट करोगी, तो यहाँ पे थोड़ा वहाँ पर रिवर थोड़ा ज्यादा मेंडर है, ज्यादा कार में फ्लो है, तो क्या करेंगे, तो आर्टिफिशियल एक कैनल कंस्ट्रक्ट करके रिवर को स्ट्रेट कर दोगे, स्ट्रेट करके उसी के तुम बैरेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये ध्यान में रखना, जिस लोकेशन में तुम बैरेज कंस्ट्रक्ट करोगी या कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करोगी ना, उसका उस पोर्शन का रिवर का उस पोर्शन स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उस पोर्शन मेंडरिंग हुआ तो रिवर अपना पाथ चेंज करने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। अगर रिवर अपना पाथ चेंज कर देगा तो बैरेज और ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने का क्या फायदा है, ठीक है। इसलिए जिस जगह पे तुम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ब्रिज हो, बैरेज हो, ईआर हो, जो भी तुम कंस्ट्रक्ट करोगी, उस पोर्शन में रिवर स्ट्रेट होना बहुत ही जरूरी है। तो इस स्ट्रेट करने के लिए कभी कभी आर्टिफिशियल काट ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये है सर। हाँ बोलो सर, आप जो शुरू में मतलब लास्ट क्लास के मतलब इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें आप आखिरी में सवाल पूछ रहे थे कि